नमस्कार, मैं उमेश नागर, ग्राम पड़ासलिया, तहसील दिगोज, जिला कोटा, राजस्थान से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था। तो विद्या अध्ययन के मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी एग्रीकल्चर के जो स्टार्टअप हैं उसमें हाथ आजमाएं। जैसे कि आजकल आप जानते हो कि खेती को लोग नुकसान का सौदा बताते हैं। आजकल का जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी हैं, वो खेती से दूर होते जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसान के बेटे को गोबर और मिट्टी से बदबू आने लगी तो किसान का कुछ नहीं हो सकता। तो 2016 में जब मैं अपनी इंजीनियरिंग से पास आउट हुआ तो मैं मेरे गांव आया और मैंने खेती में, इन खेतों में अपार संभावनाएं देखी। तो मैंने भी एग्रीकल्चर का अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का निर्णय लिया। तो मैंने वर्मी कंपोस्ट का मेरा काम शुरू किया और वर्मी कंपोस्ट का काम करते करते 5 साल बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, जो वर्मी कंपोस्ट के लिए जो गोबर की आवश्यकता पड़ती है, वो गोबर मुझे थोड़ा महंगा पड़ रहा है, ख़रीदना पड़ रहा है और उसका ट्रांसपोर्ट मुझे थोड़ा हैवी पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। तो वो ध्यान में रखते हुए मैंने पिछले 1 साल पहले मैंने अपना डेयरी फार्म का बिज़नेस शुरू किया। उससे, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि डेयरी फार्म से मुझे जो दूध प्राप्त हुआ उससे मुझे आय भी प्राप्त हुई और भैंसों से जो गोबर निकलता है वो मुझे वर्मी कंपोस्ट में मेरे रॉ मटेरियल के रूप में मिलने लगा। तो आज मैं आपको अपने डेयरी फार्म के बारे में पूरे विस्तृत जानकारी दूंगा कि डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए मैं किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, किस नस्ल की हमें कि कौन सी नस्ल हमें भैंसों में या गाय में यूज़ करनी चाहिए, दूध का कंजप्शन, गाय भैंसों को हमें क्या क्या खिलाना चाहिए, दूध को कैसे बढ़ाना चाहिए, दूध का कंजप्शन कहाँ करना चाहिए, पूरा जो डेयरी फार्म का जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए हम जानते हैं हमारे डेयरी फार्म के बारे में। देखिए, कुंवर नारायण की 2 पंक्तियां मैं बचपन से सुनता आया था कि कोई काम आपके साथ से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। डेयरी फार्म शुरू करने से पहले जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आई। आप जब भी किसी बिज़नेस को शुरू करें तो अपन जब किसी बिज़नेस को शुरू करते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी या उसके प्रॉफिट को देखते हैं, लेकिन जो उसके नेगेटिव पॉइंट है उस पर कोई नहीं जाता। अगर आपको किसी बिज़नेस को शुरू करना है तो सबसे पहले आप नेगेटिव पॉइंट पे जाए कि ये बिज़नेस कहाँ बंद हुआ था, इसमें क्या क्या फेलियर थे। तो सबसे पहले मैं इन फेलियर पे मैंने विचार किया और उन सब फेलियर्स पे मैंने विचार करने के बाद ही अपना डेयरी फार्म शुरू किया। तो वो सब मैं आज आपके सामने साझा करूँगा। जैसे अपन पहले बिंदु पे बात करें तो सबसे पहला बिंदु ये है कि जब भी आप डेयरी फार्म शुरू करें तो सबसे पहले तो उनका स्ट्रक्चर पे हमें विचार करना चाहिए। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, डेयरी फार्म का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो पूरे तरह से उसमें वेंटिलेशन अच्छा हो, यानी हवा का प्रवाह अच्छा हो, जानवर को गर्मी नहीं लगनी चाहिए और शेड की ऊंचाई कम से कम 15 फीट के आसपास होनी चाहिए, चारों ओर से खुली हवा आए, नेचुरल हवा आनी चाहिए। दूसरी बात, जो आप नीचे आप उस पर फर्श कर रहे हो, जहाँ पे हमारा डेयरी फार्म है वहाँ पे आप फर्श कर रहे हो, तो फर्श में ये कहते हैं कि बहुत से बोलते हैं कि आप इंटरलॉक करवा लो, बहुत से बोलते हैं आप कुछ मत करवाओ, मिट्टी डलवा दो, बहुत से ये कहते हैं कि आप गिट्टी सीमेंट करवा लो। तो मेरा तो ये ओपिनियन ये है कि आप जो गिट्टी सीमेंट है कंक्रीट का, आप वो करवा लें और उसके नीचे एक मार्केट में मेट मिलती है जिसे अपन काऊ मेट बोलते हैं। ये अलग अलग प्राइस में मार्केट में, अलग अलग रेंज में और अलग अलग क्वालिटी में उपलब्ध हैं। तो आप वो गिट्टी सीमेंट करवा लें, वो मेट्स लाएं और वो मेट्स ला के आप भैंस के नीचे बिछा दें। उससे क्या होगा कि भैंस को जब भी आराम करना होगा तो वो उस मेट पे जाके आराम कर लेगी। उसके जो थन है, जो जिसको अपन गादी बोलते हैं, वो कंक्रीट की वजह से वो डैमेज नहीं होगा और वो थन उसका सुरक्षित रहेगा। जितने भी कीटाणु हैं, जो हमारे जो फर्श में जो कीटाणु विषाणु हैं, वो उसके थनों पे नहीं लगेंगे और उसको कोई भी रोग नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर के बारे में बात करने के बाद, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी जो ठाणे हैं, ठाणे के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। उसके बाद होता है पशु का चुनाव। आपको पशु का चुनाव कैसे करना है? तो पशु का चुनाव करने के लिए सबसे पहले तो आप उन पशुओं का चुनाव करें जो हमारा जो क्लाइमेट है, जो हमारा वातावरण है, उसमें वो पशु सूट कर जाए। जैसे कि हम कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं, तो हमारे राजस्थान में
जालौर की तरफ भी भैंसें मिलती हैं, अपने हरियाणा पंजाब से भी भैंसें मिलती हैं, और अपने गंगापुर सिटी में भी भैंस मिलती है। तो मैंने क्या किया, मैंने तीनों जगह से 2-2 भैंस खरीदी। मैं जालौर से भी 2 भैंस लाया, हरियाणा से नारनौल से 2 भैंस लाए, और 2 भैंस हम गंगापुर सिटी से लाए। धीरे धीरे 8-10 भैंस होने के बाद अब मुझे पता लग गया कि कहाँ की भैंस सबसे बेहतरीन है। जैसे कि इस डेयरी फार्म में गंगापुर सिटी की भैंस है, वो मुझे सबसे बेहतरीन लगी, क्योंकि गंगापुर सिटी हमारे कोटा से पास भी है। वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ के क्लाइमेट में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो मैं, अगर आप कोटा हाड़ौती रीजन में अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आप गंगापुर सिटी की भैंस ला सकते हैं, वो आपके क्लाइमेट को अच्छी तरीके से सूट कर जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी आप अपना डेयरी फार्म शुरू करें तो एक साथ ज़्यादा जानवर ना लाएं। 5 या 10 जानवर पे आप काम ना करें। शुरुआत में 2 जानवर लाएं, फिर उसके बाद 2 लाएं, फिर 2 लाएं, ऐसे धीरे धीरे अपने जानवरों को बढ़ाएं। मैंने शुरुआत 2 जानवरों से की थी, आज 1 साल बाद मेरे पास 10 भैंसें हैं। तो उसमें ये होगा कि जैसे आप अगर एक साथ 5 भैंसें ले आए तो अगले 4, 5, 6 महीने बाद उसका ड्राई पीरियड आ जाएगा। ड्राई पीरियड आ जाएगा तो उसका लैक्टेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, ड्राई पीरियड आ जाएगा तो फिर आपका दूध बंद हो जाएगा। आप दूध का प्रोडक्शन कहाँ से होगा? इसलिए आप 2-2 भैंसें करके लाए, 3-3 भैंसें इस रेशियो में लाए, हर महीने थोड़े-थोड़े जानवर लाए। उससे क्या होगा कि आपका दूध है वो हमेशा बना रहेगा। कुछ पशु ड्राई पीरियड में चले जाएंगे तो कुछ लैक्टेशन पीरियड में भी आपके आ जाएंगे, तो इससे क्या आपका दूध का रोटेशन हमेशा चलता रहेगा। देखिए, हम अगर बात करें पशुओं को खिलाने की तो हम इनको क्या क्या खिलाते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो जनरली सभी पशुपालक है वो पशुओं को खिलाते हैं। जैसे आप पीछे जो देख रहे हैं ये गोदाम है भूसे का, जहाँ पे हम भूसा स्टॉक कर लेते हैं गर्मी के समय जब गेहूं की कटाई होती है। 50-60 ट्रॉली भूसा स्टॉक कर लेते हैं। उसके बाद 2 से 3 बीघे में हरा चारा इनके पशुओं के लिए हम कर लेते हैं। उसके बाद कांकड़े की जो खल मार्केट में मिलती हैं वो हम पशुओं को खिलाते हैं। खली जिसको अपन जो हमारी तरफ मधुर खल के नाम से आती है वो हम खिलाते हैं। और चने की चूरी होती है, सरसों का तेल है और गुड़, ये सब हम पशुओं को खिलाते हैं। अब ये सब हम इनको कैसे खिलाते हैं और किन किन मात्रा में खिलाते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब हम सुबह जल्दी 5 बजे उठ के यहाँ पे आते हैं फार्म पे भैंसों का दूध निकालने के लिए, तो 10 किलो कांकड़ा जो रात को ही हम पानी में गला देते हैं उसको सुबह हम भट्टी पे गर्म करते हैं। 1 किलो कांकड़ा प्रत्येक भैंस के लिए, तो 10 किलो कांकड़ा हम रात को ही गला देते हैं और सुबह उसको गर्म करके दूध निकालने के बाद भूसे में वो कांकड़ा हम मिला के पशुओं को खिला देते हैं। उसके बाद 1.5 किलो खल प्रति भैंस के हिसाब से हम खली को गला देते हैं। सुबह आते ही 5 बजे हम खल को गला देते हैं तो 8 बजे तक वो अच्छी तरह से गल जाती है। तो भूसे में 1.5 किलो खल प्रति भैंस के हिसाब से हम वो डाल देते हैं। इनमें से 7 भैंसें ऐसी है जो गली हुई खल खाती है और 3 भैंस ऐसी है जो गली हुई खल नहीं खाती, तो उसको हम सूखी खल डाल देते हैं। गलाने से सुखाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलने से क्या है भैंस थोड़े इंटरेस्ट के साथ खाती है। उसके बाद जो चने की चूरी है, जो हरा चारा है, वो भी हम 1-1 किलो उसी भूसे में पशुओं के साथ मिला देते हैं। तो ये हमारी सुबह की डोज हो गई जब हम भैंसों को देते हैं। तो ये सब खिलाने के बाद फिर हम उनको 8 घंटे का समय देते हैं जुगाली करने के लिए, क्योंकि पशु जितनी खा के जितना ज़्यादा जुगाली करेगा उतना ज़्यादा उसका जो दूध है वो बनेगा। उसका 8 से 10 घंटे बाद फिर हम शाम को 6 बजे पशुओं का दूध निकालते हैं। तो दूध निकालने से पहले हम इनको जो भूसा है इसमें हरा चारा, भूसे में हरा चारा मिला देते हैं और हरे चारे के साथ जो अपनी चने की चूरी है, जो सूखा चारा है, वो हम इसमें मिला देते हैं ताकि पशु उसको खाता रहता है और हम उसका दूध निकालते रहते हैं। तो दूध निकालने के बाद फिर हम जो 1.5 किलो खल है वापस उस 1.5 किलो खल को 3 बजे गला देते हैं और शाम को उस 1.5 किलो खल को, यानी 10 भैंसों की 15 किलो खल को 1.5 किलो खल के हिसाब से सभी भैंसों को दूध निकालने के बाद हरे चारे और भूसे में मिला के डाल देते हैं ताकि पशु उसको खाने में वो व्यस्त हो जाए। फिर वो खाने के बाद पशु पूरी रात यानी 10 से 12 घंटे वो जुगाली करता है और सुबह उसी टाइम 6 बजे हम इसका दूध निकाल लेते हैं।
तो ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि जो सरसों का तेल है और जो गुड़ है, सरसों का तेल और गुड़ हम जो हमारा कांकड़ा है, जो सुबह के समय हम 10 किलो कांकड़ा उबालते हैं, उस कांकड़े की खल में हम 10 पशुओं के लिए लगभग 500 ग्राम तेल यानी 50 ग्राम प्रति पशु के हिसाब से और लगभग 200 ग्राम गुड़ यानी 2 किलो गुड़ हम उस कांकड़े में मिला देते हैं, ताकि अच्छी तरह से उसको उबाल के और हम पशुओं को खिला देते हैं। तो खिलाने का ये जो पीरियड है, ये मैंने आपको बता दिया कैसे हम पशुओं को खिलाते हैं, कैसे क्या क्या खिलाते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये जो जितने भी जानवर हैं ये सारे दूजा ब्यात के हैं, यानी दूसरी बार ब्यात के हैं। तो ये वाली जो आप भैंस देख रहे हैं, ये लगभग 14 लीटर दूध करती है, 7 लीटर सुबह 7 लीटर शाम को। और ये वाली जो भैंस है ये 12 लीटर दूध करती है, 6 लीटर सुबह और 6 लीटर शाम को। और इसके पास वाली जो भैंस है इसका 10 लीटर दूध है, 5 लीटर सुबह 5 लीटर शाम को। इस प्रकार से जो हर भैंस हैं, सभी भैंसों का अलग अलग दूध है। तो पूरा जो 10 भैंस हैं, इनमें से अभी 7 भैंस दूध कर रही है और जो 3 भैंस है वो अभी ड्राई पीरियड में चल रही है। और इन 7 भैंसों में भी अभी जो 2 भैंसें हैं वो अभी हीट पे आने वाली है, तो हम उनको अभी 5 से 7 दिन के अंदर उनको क्रोस करवा देंगे या उनमें बीज डाल देंगे। तो इस प्रकार से टोटल जो डेयरी फार्म का जो दूध है रोज़ का, वो 70 से 75 लीटर के आसपास निकलता है। और भैंस की जो दूध की जो फैट है वो लगभग 7 से 7.5 के बीच में आ जाती है। कुछ भैंस की 8 भी आती है, कुछ की 8.5 तक भी चली जाती है, लेकिन एवरेज में 7 से 7.5 के बीच में अगर फैट को अपन मान के चलें तो लगभग 7-7.5 के बीच में इसकी फैट आ जाती है। देखिए, अगर अपन दूध के कंजप्शन की बात करें तो मैं कोटा, जो हमारा जो ज़िला मुख्यालय है कोटा शहर, उससे 40 किलोमीटर दूर हमारा गांव में पड़ा असलिया। तो डेयरी फार्म में जनरली ये बोलते हैं लोग कि आपको डोर टू डोर दूध देना पड़ेगा और डोर टू डोर आप दूध दोगे तो उसमें आपको फ़ायदा है, अगर आप डेयरी पे दोगे दूध तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं है। देखिए, ये थोड़ी मिथ्या बात है, इसको मैं इसलिए नकारूंगा क्योंकि मैं खुद डेयरी पे दूध देता हूँ। अगर मैं यहाँ से आप अगर भैंस पे काम कर रहे हो तो आपकी फैट, देखिए भैंस की फैट अच्छी आती है, गाय की फैट थोड़ी कम आती है। तो भैंस की आप फैट पे अच्छा काम करो, आप उसको अच्छा खिलाओगे पिलाओगे तो आराम से 7-7.5 फैट आ जाएगी। और अगर हम डेयरी रेट की बात करें तो मेरे 65 रुपये लीटर दूध यहीं पे आराम से डेयरी पे पड़ जाता है। और गाय से जो गोबर निकलता है, रोज़ वो जो गोबर निकलता है, एक भैंस रोज़ का 20 से 25 किलो गोबर दे रही है और उससे हम 10 से 12 किलो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। और उस 10 से 12 किलो वर्मी कंपोस्ट की मार्केट में जो कीमत है वो 100 रुपये है। अब अगर एक भैंस 10 लीटर दूध देती है तो 100 रुपये के हिसाब से 10 रुपये आप उसको जोड़ के चलो, यानी अगर 65 रुपये आपका अगर डेयरी पे दूध पड़ रहा है तो 10 रुपये आप गोबर से भी कमा रहे हो, यानी आपका दूध 75 रुपये लीटर आपका यहीं पे दूध पड़ जाता है। तो अगर हम डोर टू डोर डिलीवरी करें तो उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो अलग से लगेगा और उसमें जो थोड़ी उठा पटक है वो अलग है। तो इस वजह से मेरा जो दूध का जो कंजप्शन है वो डेयरी पे हो रहा है और डेयरी पे मेरे अच्छी फैट बैठ रही है, तो फैट के हिसाब से मेरा 65 रुपये लीटर दूध यहीं पे पड़ जाता है। और उस गोबर से मैं जो कंपोस्ट बना के जो कमा रहा हूँ, अगर 10 रुपये वो जोड़ के चले तो 75 रुपये, 70 से 75 रुपये लीटर मेरा दूध यहीं पे घर बैठे ही जो डेयरी वाला है वो लेने आ जाता है, तो मैं यहीं से दूध को भेज देता हूँ। देखिए, लोगों के अंदर काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं। वो भ्रांतियाँ ये हैं कि डेयरी फार्म का जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं है, जल्दी बंद हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि कोई भी बिज़नेस हो, व्यापार हो, अगर आप अपना 100% उसमें दे रहे हो तो उसके सक्सेस होने के चांस 101% है। डेयरी फार्म में भी कुछ ऐसा ही है, बस इसमें आपको जो ग्राउंड लेवल पे मेहनत है वो काफ़ी करनी पड़ेगी। ग्राउंड लेवल पे मेहनत ये है, जैसे भैंसों का रख रखाव है, इस डेयरी फार्म का पूरा मैनेजमेंट है। अभी अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं हमारे घर के जो जैसे मैं खुद इस डेयरी फार्म की पूरी मॉनिटरिंग करता हूं। सुबह शाम मैं यहाँ रहता हूं, दूध कैसे निकालते हैं, जानवरों को क्या खिला रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उस सब की मैं पूरी मॉनिटरिंग करता हूं। दूसरी चीज़, भैंसों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इनका रख रखाव।
जितने अच्छी तरीके से आप अपने जानवर का रखरखाव करोगे, उसकी देखभाल करोगे, उतना अच्छा ही आपका जानवर स्वस्थ रहेगा और उतना ही आपका जानवर दूध देगा। जैसे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे पूरी हमारी जो सफाई है वो काफ़ी अच्छी तरीके से सफाई कर रखी है हमने। गोबर बिल्कुल आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। दूसरी चीज़, हर भैंस के नीचे हमने एक एक मैट्स बिछा रखी है। तीसरी चीज़, हम भैंसों को रोज़ सुबह 10-11 बजे, अभी गर्मी का समय है तो हम हमारी भैंसों को रोज़ इन भैंसों को नहलाते हैं। भैंसों के लिए यहाँ पे भैंसों को गर्मी नहीं लगे, मच्छर नहीं खाए, उसके लिए हमने देखो आप पूरे परिसर में पंखे लगा रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पंखे 24 घंटे चलते रहते हैं। तो भैंसों का जो जानवरों का जो मैनेजमेंट है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने अपना सारा मैनेजमेंट अच्छी तरीके से रखा, जैसे हमारे दूध निकालने के लिए मैंने 2 बंदे कर रखे हैं। अगर एक जना दूध निकालना मान लो नहीं आ पाया तो दूसरा उसका अल्टरनेट है हमारे पास, तो दूसरा उपलब्ध रहता है। तो 2 जने दूध निकालने के लिए कर रखे हैं मैंने। तो इस प्रकार आपको पूरा मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। अगर ये सब सारी चीज़ों पे आपने विचार कर लिया और सारी चीज़ों का आपने अच्छे से मैनेजमेंट कर लिया तो आपका डेयरी फार्म कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। बाकी मैं पशुपालकों से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी बिज़नेस घाटे का सौदा नहीं होता है। अगर आपने अपना पूरा 100% उस बिज़नेस को दिया है, आपने पूरे मन से उस बिज़नेस को किया है, पूरे अच्छे तरीके से, यानी कहने का मतलब है पूरे मन से आप किसी बिज़नेस में उतरते हो तो आपका बिज़नेस अच्छे से 100% सक्सेस होगा। यही हमारे पशुपालन के साथ है। मेरा उन किसान भाइयों से एक ये निवेदन है कि मैं अपने अनुभव के आधार पे ये बात आपको बोल रहा हूँ कि जब भी आप डेयरी फार्म शुरू करें तो जानवर की दृष्टि से ना देखें। जानवर को आप अपने घर के सदस्य की दृष्टि से देखें। देखिए, जानवर इंसान में बस इतना सा फ़र्क है कि जानवर बोल नहीं सकता, हम बोल सकते हैं। यानी कि इस पे पीछे एक मनोविज्ञान काम करता है। जानवर का आप जितना ज़्यादा रखरखाव करोगे, जितना ज़्यादा उसकी केयर करोगे, उतना ज़्यादा आपको वो दूध देगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम इसको अच्छे से इनको नहलाते हैं, इनकी मैट्स की सफाई रखते हैं, यहाँ पे गोबर इकट्ठा नहीं होने, जैसे ही गोबर करता है उसको पीछे खींच लेते हैं, यानी उसको हटा लेते हैं। दूसरी चीज़, जानवर को आप हमेशा बंधा भी ना रहने दें। जानवर अगर हमेशा बंधा रहेगा तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। तो हमने उधर पीछे की साइड पे एक बाड़े टाइप बना रखा है जिसमें हम दिन में अपनी भैंसों को छोड़ देते हैं ताकि दिन भर भैंसें वहाँ पे बैठी रहती है। ऊपर नेट लगी हुई है, नीचे उनके जो मिट्टी है वो बिल्कुल नरम मिट्टी नीचे डली हुई है। दिन भर भैंसें वहाँ पे बैठी रहती है, जुगाली करती रहती है और बढ़िया कंफर्टेबल महसूस करती है। और उसके बाद जब जैसे शाम होती है, 4 बजते हैं, हम भैंसों को वहाँ से लाके और यहाँ लाके बांध देते हैं। तो मेरा पशुपालक भाइयों से यही निवेदन है, अगर आप अपना डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं या आप पहले से ही कर रहे हैं तो जानवर के रखरखाव और उसकी केयर पे अच्छे से ध्यान दें। समय समय पर इनको वैक्सीन लगवाते रहें, डॉक्टर से इनको चेकअप करवाते रहें। कोई जानवर बीमार है, कोई आपका जो काफ है वो बीमार है तो उसको डॉक्टर को दिखाते रहें। डीवर्मिंग इनकी करवाते रहें। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखोगे तो आपका डेयरी फार्म कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। धन्यवाद।